नमस्कार दोस्तों और बच्चों, मानव भूगोल के भौतिक सिद्धांत वाली बुक जिसका पहला अध्याय चल रहा है मानव भूगोल की प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। आज हम उसके तीसरे वीडियो क्लास सेक्शन में आज हम समझेंगे मानव भूगोल के क्रमिक विकास की अवस्थाएं, जिसे कहा समय की गलियारे से मानव भूगोल। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण आप पिछली वीडियो क्लास में समझ चुके हैं, ये मानव भूगोल किसे कहते हैं आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो हम पिछला थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे। तो हम थोड़ी पिछला रिवीजन करते हैं। भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण मानव का प्रकृतिकरण, जैसे मनुष्य आदिकाल से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर निर्भर रहना ही भौतिक वातावरण कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही अपने आप में ढलने लगा। वह कहलाया मानव का प्रकृतिकरण, जिसे कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद और अनुकूलन कहा गया। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण। यह सांस्कृतिक वातावरण उसे कहा गया है कि मनुष्य जब प्रकृति को तकनीक के आधार पर अपने आप में ढाल लेना, उसे सांस्कृतिक वातावरण कहा गया। कि मनुष्य प्रकृति को तकनीक के आधार पर अपने आप में डेवलप करता गया और ढाल लिया, जिसे कहा गया प्रकृति का मानवीकरण, जो है संभववाद कि रूपांतर, प्रकृति का रूपांतर करने लगा अपनी तकनीक के आधार पर जब मनुष्य, जब आदिकाल का मानव था, वह धीरे धीरे, आप समझ रहे होंगे, जब मनुष्य आदिकाल का मानव वह प्रकृति को अपना स्वामी समझता था। ये हम पिछली वीडियो में समझ रहे थे। अब मनुष्य सांस्कृतिक वातावरण के मनुष्य प्रकृति को अपने आप में डालने लगा, कि मनुष्य प्रकृति अपने हिसाब से चलाने लगा। जब ये दोनों विचारधाराएं थी, जब एक तीसरी विचारधारा है, उसे कहा गया नवनिश्चयवाद, जिसमें हुआ समायोजन। नवनिश्चयवाद ये बीच की विचारधारा थी। इस विचारधारा को कहा गया था मध्य मार्गी विचारधारा, कि ना तो मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, ना प्रकृति मनुष्य की स्वामी है। इस विचारधारा में ये कहा गया, इसमें तो समायोजन है। प्रकृति मनुष्य को एक मौका देती है और मनुष्य उस प्रकृति का इस्तेमाल कर अपनी तकनीक के आधार पर अपने आप में डाल लेता है, प्रकृति का सही उपयोग करता है। इसे कहा गया नवनिश्चयवाद, समायोजन। अब अनुकूलन, आप समझ रहे होंगे कि मनुष्य प्रकृति के हिसाब से अनुकूल था, अनुकूलन हो गया। और रूपांतर, सांस्कृतिक वातावरण, मनुष्य सांस्कृतिक से रूपांतर हो गया, बस रूपांतर, प्रकृति को रूपांतर करने लगा। और समायोजन में दोनों का समायोजन, मतलब दोनों का योजन करने लगा, समायोजन कहा गया। अब हम मानव भूगोल की वृत्त अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो समय अवधि, पूर्णांक, वृत्त लक्षण। आरंभिक उपनिवेश युग। आरंभिक उपनिवेश युग आप समझ लेंगे, जब उपनिवेश की, जब दूसरे देशों के लोग अलग अलग देशों में कब्जा कर रहे थे, उस युग की बात की जा रही। उस युग को कहा गया उपनिवेश युग कहा गया। अब अन्वेषण और विवरण, जिसे अन्वेषण और विवरण ये उपमांग है। इसके व्रत लक्ष्य थे साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्र की खोज एवं अन्वेषण। इस उपगाम में कहा गया कि मनुष्य नए क्षेत्रों की खोज करने लगा और विश्वसनीय भूगोलविद्या का महत्वपूर्ण पक्ष बन गया। इसमें नए नए क्षेत्रों की खोज होने लगी। अब उत्तर उपनिवेश युग, ये युग कहलाया जब
लोग जब दूसरे देशों में कब्जा करना बंद कर दिया से प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी तरह समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने की सहायता करेंगे। इसमें प्रादेशिक मतलब पृथ्वी के अलग अलग भागों पर प्रदेशों में बांटकर उन्हें समझने का प्रयास किया गया। फिर आया अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। जब हम सब विश्व युद्ध हो रहा था, सब आज़ादी के लड़ रहे थे, हमारा भारत भी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। इस समय जब वह क्षेत्रीय विभेदन, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों में से किसी प्रकार और क्यों भिन्न है, ये समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विश्लेषण की पहचान करने के लिए बल दिया गया। जैसे कि अलग अलग प्रदेश क्यों भिन्न है, जैसे हम नाम लेते हैं पंजाब हरियाणा के, आपको नाम से पता चल रहा है कि वहाँ पर हरियाली है, नदियों का संगम है। और चीनी उद्योग गन्ना महाराष्ट्र, चीनी उद्योग में आपको महाराष्ट्र नाम है कि उनमें क्या विशेषताएं हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग विभाजित करके समझा गया। फिर 1950 के दशक अतः 1960 के दशक के अंत तक से स्थानीय संगठन हुआ। कंप्यूटर पृथक्करण विधियाँ, मानचित्र, भौतिक के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रस्ताव को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूप की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस युग में गणितीय युग करने लगा और कंप्यूटर जैसे कि भूकंप मापने के लिए पैरामीटर आदि का गणितीय कंप्यूटरों का GPS आदि का उपयोग करने लगा कि उपग्रह से पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने लगी। फिर आया 1970 का दशक। अब 1970 के दशक वाली 3 विचारधाराएं, वह प्रमुख विचारधाराएं थी। ये 1970 के बाद की विचारधाराएं, ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, तो हम इन्हें अच्छी तरह से समझेंगे। मानवतावादी यानी कल्याणवादी विचारधारा, ये विचारधारा कहलाई कल्याणवादी विचारधारा। इसमें कहा गया कि कहाँ आप गणितीय आंकड़ों में पढ़ रहे हैं, इसमें तो मानव के कल्याण के बारे में हमें सोचना चाहिए, जैसे शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल आदि, ये सोचना चाहिए। और दूसरी विचारधारा है मूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा में मानव के गरीबी के बारे में सोचा गया कि मानव ही भूगोल का केंद्र बिंदु है, तो इसमें मानव के बारे में सोचा गया, इसके गरीबी के बारे में विचार करने के लिए सोचा गया। और तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा का उदय। व्यवहारवादी विचारधारा, इसमें मनुष्य के बारे में ये कहा गया कि इस व्यवहारवादी के मनुष्य को प्रत्येक रूप से जाति धर्म आधार पर व्यवहार विचार के बारे में सोचा गया। जैसे अब देखते हैं, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 प्रमुख विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं का अमूल्य और मानव भूगोल की सामाजिक राजनीतिक याद के प्रति अधिक प्राकृतिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स में आप अवलोकन करेंगे, जो बुक आपकी पाठ्य पुस्तक में है। अब आई 1990 का दशक। 1990 का दशक ये भूगोल के उत्तर आधुनिकतावाद का दशक कहलाया। जैसे वृत्त सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं के व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रायोजित प्रश्न उठाने लगे। अपने आप में प्रत्यक्ष स्थानीय संदर्भ
की समझ का महत्व ज़रा जोर दिया गया। इसमें जब सिद्धांत तो बना दिए, इसमें कहा गया कि भाई आप सिद्धांत तो बना रहे हैं, दूर दूर के सिद्धांत बना रहे हैं, जैसे कि विश्व पर बना रहे हैं, तो वो एक लोकल क्षेत्र में कैसे घोषित होगा। तो उसके लिए एक अलग, उसके लिए क्षेत्र के अनुसार ही सिद्धांत बनाए जाएं। क्या आप भाई विदेशों के सिद्धांत बना रहे हैं और कोई लोकल क्षेत्र हो उसका सिद्धांत अलग होगा, इसमें इस बात का जोर दिया गया। तो आपको ये पाठ पढ़कर समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम अगली वीडियो क्लास सेक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।